Good morning to all of you. This is the lecture 7 of Chemical Kinetics, Physical Chemistry Class 12th. इसके पहले कल हम लोगों ने लेक्चर 6 देखा था और लेक्चर 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाफ लाइफ ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. आज हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना सीखेंगे. सबसे पहले आप समझिए हाफ लाइफ क्या होता है. अगर मान लीजिए कि मेरी उम्र 60 साल की है, टोटल लाइफ स्पैन मेरी 60 ईयर्स है, और अगर मैंने कहा अगर मान लीजिए कि मेरी उम्र 60 साल की है और उसमें अगर मैं 30 साल की उम्र बिता चुका हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी पार कर ली है, यानी मेरा हाफ लाइफ कंप्लीट हो गया. तो मेरा हाफ लाइफ क्या हुआ? 30 ईयर्स. यानी हाफ लाइफ एक टाइम पीरियड को डिनोट करता है. इसे कहने का मतलब है कि मैंने 5 केजी आटा गूँथा है, तो 2.5 केजी गूँथे हुए आटे की रोटी पकाने में मुझे जितना भी टाइम लगेगा, 5 केजी मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 5 केजी. तो उसका 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, 50% रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनने में जो भी टाइम लगेगा, उस टाइम ड्यूरेशन को ही हम हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन कहते हैं. यानी 5 केजी आटा गूँथे हैं, उसमें 2.5 केजी आटा गूँथे हुए आटे का रोटी पकने में जितना समय लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ ऑफ दैट 5 केजी आटा. बात समझ में आ रहा है? तो यानी हाफ लाइफ एक टाइम पीरियड को डिनोट करता है. इट इज़ दैट टाइम पीरियड इन विच को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं. टी हाफ से डिनोट करते हैं. इट इज़ दैट टाइम पीरियड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वैसा टाइम पीरियड है जिसमें रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होता है, घटता है. कब तक घटता है? टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. शुरुआत में जितना है कंसंट्रेशन, उसका आधा कंसंट्रेशन घटने में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है. घट के कहाँ जा रहा है? प्रोडक्ट बन जा रहा है ना एक्चुअली. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटने में, आधा रिएक्शन का कंसंट्रेशन घटने में जो समय लग रहा है, उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं. इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने इक्वेशन निकाला था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. ये क्या है? के इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है? के इज इक्वल टू क्या है? R0 माइनस R अपॉन T. ये क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब जब हम टाइम, ये तो नॉर्मल केस है, जनरल केस है. जब हमको हाफ लाइफ का निकालना है तो हम टी के जगह पे क्या रखेंगे? टी हाफ. जब हम टाइम क्या लेंगे? टी हाफ लेंगे. जब हम टाइम टी हाफ ले रहे हैं, मतलब हम टाइम आधा ले रहे हैं, तो फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो तो वही रहेगा, R0. मान लो हमने 100 रुपया लिया था, तो वो 100 रुपया ही स्टार्टिंग में रहेगा. लेकिन कुछ देर के बाद वो पैसा, फाइनल कंसंट्रेशन कितना लेना है आपको? 50 लेना है. हाफ लाइफ निकाल रहे हो ना. हाफ लाइफ क्या होता है? आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा हुआ समय. तो मान लो स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन R0 था, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन R0 था, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इनिशियल का आधा हो जाएगा. तो इनिशियल कितना था? R0. तो फाइनल कितना हो जाएगा? R0/2. मेरे प्यारे भाई, R0 स्टार्टिंग में था 100, ठीक है, इसका आधा होना है. आधा कितना होगा? R0/2 कितना हो जाएगा भैया? 100/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 50 नहीं हो जाएगा? तो ये R क्या है? ये R0 नहीं है, ये R है. R0 तो एज इट इज रहेगा, 100 में कोई चेंज नहीं होगा. R यानी फाइनल कंसंट्रेशन चेंज होगा. वो कितना हो जाएगा? R0/2 हो जाएगा. तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इसमें R0 के जगह पे आप R0 रहने दीजिए, R के जगह पे क्या पुट कर दीजिए? R0/2 पुट कर दीजिए, और T के जगह पे क्या पुट कर दीजिए? T हाफ पुट कर दीजिए. पुट कीजिए सारा चीज़. K एज इट इज़ है, R0 एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़ है. R यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आधा हो जाएगा. तो हमने क्या कर दिया? R की जगह पे क्या कर दिया? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जगह पे क्या कर दिया? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का हाफ कर दिया. अब 1 रुपया में आधा रुपया घटाएंगे तो कितना रुपया बचेगा? आधा रुपया. R0 में R0/2 घटाएंगे, 1 रुपया में आधा रुपया घटाएंगे, ऑफकोर्स आधा रुपया बचेगा. यानी R0 में R0/2 माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स R0/2 बचेगा ना. नहीं समझ में आ रहा तो दोनों में से R0 कॉमन लो ना मेरे भाई. 1 - 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2. और R0 कॉमन था तो R0/2 हुआ ना. यानी यहाँ पे क्या निकल के आया? टी हाफ को यहाँ ले गए. टी हाफ जो यहाँ पे नीचे था, इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा? इनटू में.
या टी हाफ यहाँ चला गया और के नीचे आ गया, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट में से आर नॉट बाई टू घटाए तो क्या हो गया, आर नॉट बाई टू। ये आर नॉट बाई टू हो गया ना भाई, ये आर नॉट बाई टू कहाँ से आया, आर नॉट में आर नॉट बाई टू घटाए तो आर नॉट बाई टू आ गया। टी हाफ यहाँ चला गया, के कहाँ से आया, के यहाँ वाला नीचे आ गया। ये क्या निकल के आया, हाफ लाइफ। किसका हाफ लाइफ, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। किसका, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, अभी हमने प्रूव करके दिखाया था आपको, इसके पहले क्लास में हमने प्रूव करके बताया था कि जो हमने क्या बताया था, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया था, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान से समझिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आर नॉट है यहाँ पे, कहीं आर है कहीं पर नहीं है। लेकिन जब इसका इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब हाफ लाइफ निकालते हैं तो हाफ लाइफ देखिए, जब हाफ लाइफ निकाल रहे हैं तो हाफ लाइफ में क्या हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसका जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कोई बच्चा आर नॉट अगर इसको ऐसे भी लिखता है तो भी सही है, कोई बच्चा आर नॉट ऐसे लिखता है तो दोनों सही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर नॉट का मतलब दोनों केस में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही होगा। तो हमने क्या देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था अभी हमने वहाँ निकाला था, रेट इज इक्वल टू हम क्या निकाले थे, के निकाले थे जीरो ऑर्डर के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या था, के, यानी जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। प्रूफ करने के लिए आएगा दोनों, एक वहाँ प्रूफ कराए थे, कभी कभी क्वेश्चन में दोनों चीज़ रहता है कि ये प्रूफ करके बताइए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसका जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो वो वाला भी प्रूफ करना पड़ेगा। और जब ये वाला भी बोलेगा कि प्रूफ दैट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आपको यहाँ से लेकर स्टार्ट करना है, यहाँ से कंप्लीट स्टार्ट करके और यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा टी हाफ और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का, भैया रिएक्टेंट के देखो टी हाफ और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, इस ग्राफ से देखो ना, यहाँ से डायरेक्ट का रिलेशन है भैया। हाफ लाइफ भैया 10 किलो आटा है और 5 किलो आटा गूथा हुआ है, तो भैया आधा समय 10 किलो आटा है तो आधा 10 किलो आटा को आधा होने में भी तो समय ज़्यादा लगेगा। 50 केजी आटा है तो 50 केजी आटा को आधा करना है 25 केजी, 10 केजी आटा को करना है 5 केजी, तो 5 केजी गूंथने में और 25 किलो आटा को रोटी पकाने में उतना समय लगेगा, नहीं लगेगा। यानी हाफ लाइफ जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, बस रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करता है जीरो ऑर्डर के लिए। ऐसा नहीं ना कि 25 केजी आटा का रोटी पकाना और 5 केजी आटा का रोटी पकाना है तो बात बराबर है, समय बराबर लगे, ऐसा तो नहीं है। यही कह रहा है कि जो टाइम है हाफ लाइफ के लिए, जो टाइम है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जब डायरेक्ट का ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो टी हाफ और आर नॉट के बीच का ग्राफ खींचने बोलेगा तो कैसा खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन अगर टी हाफ और के बीच का ग्राफ खींचने बोलेगा, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का और रेट कांस्टेंट के बीच का ग्राफ खींचने बोलेगा, जब देखो हाफ लाइफ और के बीच में कैसा रिलेशन है, ऑफ कोर्स इन्वर्स का है। और इन्वर्स ग्राफ कैसे खींचते हैं, पैराबोलिक। तो टी हाफ और के बीच का ग्राफ कैसा हमने बनाया, पैराबोलिक। तो यहाँ पे इन्वर्स का रिलेशन है टी हाफ और के में, इसलिए पैराबोलिक ग्राफ बना है। टी हाफ और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डायरेक्ट का रिलेशन है, इसलिए ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बात समझ में आ रहा है। हाफ लाइफ में एक बात ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे भले डिपेंड नहीं करता हो, लेकिन उसका हाफ लाइफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इट इज़ क्लियर दैट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ क्लियर दैट, ये बात तय हो चुका है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या था फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, आर नॉट बाई 2 के था ना। बताइए क्या है, हाफ लाइफ आर नॉट पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये दो इसमें बस एक ही लाइन तुमको समझ में आना है, खाली बस तुमको ये समझ में आना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन कितना स्पीड से होगा, कितना तेज़ी से होगा,
वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली। इसको यहीं रखते हैं, टॉपिक लेंदी हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसके बाद ये चैप्टर मोटा मोटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 90%। उसके बाद छोटा सा टॉपिक बच जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, गिब्स एनर्जी, कैटलिस्ट। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, ऑर्गेनिक का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर फिजिकल हो गया है, ऑर्गेनिक भी पढ़ाते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे। क्योंकि सिलेबस क्या ओमिट होगा पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग का चैप्टर तो जरूर रहेगा, इसलिए क्योंकि ये बेस चैप्टर होता है, बेसिक चैप्टर होते हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग सबका पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, खाली अंदाजे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पता चला इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं और सिलेबस ओमिट कर देगा तो दिक्कत है, इसलिए वही चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जो कन्फर्म है कि वो कभी भी ओमिट सिलेबस से नहीं होगा। ठीक है।